अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ शॉर्ट लेक्चर्स की, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा IT 601 सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली ये कोर्स आपके जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा रिलेटेड है, यानी IT से रिलेटेड है। काफ़ी स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। मैंने मिड टर्म का नहीं बनाया, ये मैं फाइनल टर्म से स्टार्ट कर रहा हूँ वीक नंबर 7 से, ठीक है। तो रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने इसको जो है वो किया, और मैं आपको थोड़ा सा इसका सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और IT का थोड़ा सा स्टार्टिंग दे दूँ कि बेसिकली ये जो आपकी IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका जो है ये जाती है टूवर्ड्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वर मैनेजमेंट, डेवऑप्स, क्लाउड इंजीनियरिंग, इसकी तरफ ये फील्ड जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बारे में कंफ्यूज होते हैं या उनको समझ नहीं होती कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT और कंप्यूटर साइंस के अंदर फ़र्क क्या है, ठीक है। तो फ़र्क यही है कि कंप्यूटर साइंस एक ऑन द होल वो भी ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। कुछ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जो है वो IT के कोर्सेज पढ़ते हैं, ठीक है। वो एक पार्ट है, ये एक डोमेन है, पूरी एक डोमेन ऑफ फील्ड है कि इसमें पूरा जो है वो आपके IT के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये आपके मेजर कोर्सेज हैं फॉर IT। इसमें अब मैं वीक नंबर 7 से आपको जो है वो ऑनवर्ड लेके चलूँगा। जितने मैं वीक्स कवर कर सकूँगा, जितना मैं आपको मटेरियल जो है वो बता सकूँगा, समझा सकूँगा, मैं उतना वीडियो में एक पॉसिबल जो है वो कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह ये बिफोर आप वीक के अंदर, मैं एंड ऑफ दिस वीक है 3 से 4 दिन या ज़्यादा 5 दिन में आपका फाइनल टर्म का जो है मैं सिलेबस मुकम्मल कर दूँगा। आइए हम चलते हैं इसके ग्रिड कंप्यूटिंग अप्रोच की तरफ। ये डॉक्टर जो है वो आरिफ हुसैन जो है, इनका वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स है। मैंने सेम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आपकी जो स्लाइड्स हैं वो लेके मैंने बना रहा हूँ उसको, ठीक है। ग्रिड कंप्यूटिंग ये होता है कि ज़्यादा सारे कंप्यूटर्स को लेकर, यानी उसने कहा है कि ग्रिड कंप्यूटिंग टेक्स मैनी सिमिलर मशीन्स एंड मैनेजेस देम एंड सिंगल यूनिट। उन सारों को इकट्ठा करके एक सिंगल यूनिट बना देता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर कोई एक भी कंप्यूटर डाउन होगा, अगर आपने एक टास्क दिया उसे, ठीक है, उसने एक कंप्यूटर को इस ग्रेड के अंदर, एक ग्रेड में एक कंप्यूटर पड़ा है, उसको असाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर वो डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसकी सर्विस ख़राब हो जाएगी, तो वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर देगा। यही शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में होता है कि पहला टास्क आता है, उसको शेड्यूल कर दिया जाता है, एक यूनिट दे दिया जाता है, या ग्रेड या एक कंप्यूटर दे दिया जाता है, अगले को दूसरा दे दिया जाता है, अगले को दूसरा दे दिया जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा इनके आपस में डिस्टेंस होने की वजह से ये ग्रिड में लेआउट में पड़े होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस होता है सब में। तो समटाइम्स ये थोड़ा सा स्लो भी होता है ग्रिड अप्रोच जो है ये। इसमें रिसोर्सेज जब एलोकेट की जाती हैं और जो प्रोग्राम होता है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो जाता है, ठीक है। ये आपको डिटेल इसकी सारी मैं समझाऊंगा, सारी चीज़ें जो है मैं उर्दू में समझाऊंगा, स्लाइड्स को गुजारता चला जाऊंगा आपको, ताकि बात समझ में आए। उसके बाद आप इस चीज़ को रीड करेंगे। मैं ईच एंड एवरीथिंग मैं रीड नहीं करूँगा, मैं जस्ट आपको उसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर यूज़र इंटरफेस होता है, सिक्योरिटी है, शेड्यूलर है, डाटा मैनेजमेंट है, वर्कलोड एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी जितना वो लोड बर्दाश्त, वर्कलोड एंड रिसोर्स मैनेजमेंट ये होता है कि वो जितना लोड बर्दाश्त कर सकता है, अगर उससे ज़्यादा आ जाए और रिसोर्सेज ना हो तो फिर वो उसको थोड़ी देर के लिए रोकेगा उस टास्क को, और वेट कराएगा कि हाँ जी अभी जो है वो लोड भर चुका हुआ है। अगर उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा, जो एक कंप्यूटर और चाहिए होगा, तो फिर वो रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे एक और जो है वो दे दो, यानी असाइन कर दो मुझे। मैं टास्क जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, वो वर्कलोड, ये वर्कलोड एंड रिसोर्स मैनेजमेंट ये होती है कि जैसे आप कंपनी में काम करते हैं, 3 लोगों को एक काम दिया गया है, वो नहीं हो पा रहा है एक वीक के अंदर, तो उसको जो रिक्वेस्ट करते हैं कि यार और बंदा हमें दे दो। तो ये वर्कलोड एंड रिसोर्स मैनेजमेंट होती है क्या। यहाँ फिर वही काम दूसरी तरफ से आप देखें, दूसरे एंड से देखें, तो वही काम, सेम काम, वही 3 लोगों को मैनेज करके, अगर वो 8 घंटे एक दिन में लगा रहे हैं तो उनसे 10 घंटे या 12 घंटे लगवा लेंगे एक दिन में, ताकि उसी जो है वो रिसोर्स के अंदर लाया कि वो आपका वर्क का जो वर्कलोड जो है वो मैनेज हो जाए, ठीक है। ये बात है सारी।
तो इसके बाद ब्लेड सर्वर है। ब्लेड सर्वर की अप्रोच, ग्रिड सर्वर में आपने देखा था कि डिफरेंट कंप्यूटर अलग अलग पड़े होते हैं, लेकिन इसमें ये रैक आपको नज़र आ रहा है। ये राइट साइड पे जो इमेजेस आपको दिए हैं, ये एक रैक का इमेज है और ये उनको रैक में लगाया गया होता है। सेम अप्रोच है ब्लेड, बस उसको नाम दे दिया गया है कि उस इस तरह से वो एक सीपीयू उस तरह अलग अलग पड़े हुए थे। अब ये एक ही रैक के अंदर, या आपने डिफरेंट मूवीज़ या गेम्स में देखा भी होगा या इंटरनेट पे कि वो सर्वर्स जो है वो इस तरह पड़े होते हैं। तो ये ब्लेड सर्वर्स होते हैं, थोड़े से एफिशिएंट हैं, लेकिन ये महंगा भी पड़ जाता है काम थोड़ा सा, इनको मैनेज करना और इनको जो है वो थोड़ा सा, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ग्रिड कंप्यूटिंग के, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है, ये सारे एक दूसरे से आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली सारे मिल के यूज़ हो रहे होते हैं। वो भी सारे मिल के होते हैं लेकिन वो अलग अलग हैं, ठीक है, ग्रिड अलग अलग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ चलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इस वक्त मॉडर्न, वो जो था ये दोनों ग्रिड और ब्लेड ये पुराने सिस्टम थे। अब आ गए क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो यूज़ होती हैं, जिनका जो है वो हमें जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, जैसे क्लाउड सर्विसेज हैं, सैस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, पैस ये डायग्राम में आपको दिखाया है, प्रोग्राम एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, आपको सारी बारी बारी पढ़ाई जाएंगी, हाइब्रिड, ये सारी बातें, सारी टेक्नोलॉजीज़ आपको आगे पढ़ाई जाएंगी। मैं पहले आपको क्लाउड की बात कर देता हूँ। क्लाउड जो जनरली ये चीज़ है ली जाती है कि हमने देखा होगा गूगल क्लाउड है, आपने अपने मोबाइल पे भी वो उसको किया होता है कॉन्फ़िगर, अपने गूगल के अकाउंट को, जीमेल अकाउंट को, वही आपके लैपटॉप पे होता है, वही आपके टैबलेट पे होता है, और आप किसी और सिस्टम पे जाके भी आप अपने उसको साइन इन करते हो तो सेम इन्फॉर्मेशन, सेम डाटा जो है वो फ़ौरन उसी टाइम आ जाता है। वो सारा क्लाउड नेटवर्क है ये आपका। यानी क्लाउड में ये होता है तो इसमें सर्वर है, लेकिन वर्चुअली रिसोर्सेज जो है वो लोकेशन के हिसाब से, अगर आप फॉर एग्जांपल आज आप पाकिस्तान में बैठ के स्टडी कर रहे हैं और किसी क्लाउड सर्वर का यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको नियरेस्ट जो लोकेशन पे सर्वर होगा और उससे रिसोर्सेज लेके असाइन कर देगा। उसके बाद जो है वो उससे अगले से साइन कर देगा। अगर आप फॉर एग्जांपल गल्फ़ स्टेट में चले जाते हैं, यूएई में चले जाते हैं, ठीक है, वहाँ जाके जब आप अपना जीमेल यूज़ करेंगे तो वो नियरेस्ट सर्वर जो उस वक्त होगा वो आपको साइन कर देगा नियरेस्ट रिसोर्सेज। तो ये बातें सारी आपको एग्जांपल के तौर पे इसके अंदर बताई गई हैं। क्लाउड की इंफ्रास्ट्रक्चर सारी डेफिनेशन, एक्सपेंसिव हो जाता है, कॉस्ट बेनिफिट में ये ठीक है, आपको सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको ये महंगा पड़ता है, क्योंकि जब जब आपको ये तो गूगल तो आपको फ्री सर्विस है ना। अगर आप इसकी जब प्रोग्राम एज अ सर्विस, एप्लीकेशन एज अ सर्विस या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जब बाय करते हैं क्लाउड पे, या अपनी वेबसाइट को वहाँ पर होस्ट करते हैं या एप्लीकेशन को क्लाउड पे, तो वो तब ये जो सारी मैनेजमेंट जो है वो सारी कॉस्ट की चेंज हो जाती है उसमें। जब जब आपको रिसोर्सेज चाहिए लोकेशन बेस, जिस लोकेशन बेस के हिसाब से आपको लोकेशन चाहिए, उस हिसाब से आपका जो है वो चार्जेस आपके डिफरेंट होते जाते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अप्रोच, SAS का मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अप्रोच। अब इसके अंदर क्या क्या हो, डिफरेंट एप्लीकेशन आ सकती हैं। लोग अपनी एप्लीकेशन जो है वो लोग नहीं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो अपनी इस तरह सर्विसेज बना के सेल करते रहते हैं। यानी अपना सॉफ्टवेयर बनाया और वो आगे सेल किया, लाइक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं। आप वो कौन सी उन्होंने जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, आप अपनी बनवाना चाहते हो तो वो आपको उस तरह की बना के प्रोवाइड कर देते हैं, सारा कुछ वो मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज सर्विस उसने ऊपर आपको बताया भी है कि अमेजोन वेब सर्विसेज है, एज्योर की, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज हैं, और डिफरेंट इस तरह की सर्विसेज मौजूद है। कम्युनिकेशन एंड मैसेजिंग ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। आपकी जो फेसबुक है, दिस इज़ आल्सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आप उस पर आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हो। यूट्यूब है, यूट्यूब भी आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, आपको सारी चीज़ें देता है, आप जब मर्जी जहाँ मर्जी बैठे बैठे अपनी वीडियो अपलोड कर लेते हो, ठीक है। चार्जिंग एंड बिलिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर ये कंपनीज में यूज़ होते हैं ताकि अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज किया जाए। तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का पैकेज है जो कि आप उनसे परचेज कर लेते हो, जिसका डाटाबेस
जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है, जिस पे भी जो कुछ भी है वो आपका सरोकार नहीं है। आपका सॉफ्टवेयर, बस आपको इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट आपका होगा, आपका डेटाबेस कहाँ है, कुछ भी है, आपको उससे सरोकार नहीं है। वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर्वर डाउन होगा, सर्वर कौन सा है, क्या पड़ा है, किधर पड़ा है। आपने अपनी रिसोर्सेज बाय करनी है उनसे, एज सॉफ्टवेयर जो है वो बाय कर लिया। उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी आप उन्हीं से अपने जो है वो जो आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है आप उनसे रब्ता करेंगे। बस बेसिकली आपको ये जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट, वो ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको ये चीज़ों का पता लगे। इन फ्यूचर आपने किसी कंपनी में जाके काम करना है तो इन चीज़ों का आपको आइडिया हो कि आपने अपनी कंपनी को कोई सॉफ्टवेयर ख़रीद के देना है या किसी सॉफ्टवेयर सर्विस पे काम करना है, तो वो आप उस पर कैसे काम करेंगे। ठीक है, ये सारी एग्जांपल जो मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, जो आपको बताता जा रहा हूँ, वो ये लिखी हुई हैं इन स्लाइड्स के अंदर। मैं कुछ चीज़ें हैं जो एग्जांपल मैं अपनी तौर पे भी दे रहा हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पर लिखी हुई हैं। अच्छा, इसके अंदर इंटीग्रेटर फोकस ऑन बिजनेस, रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी, सिंप्लीफाइड ऑपरेशन, पे एज यू गो। जो जहाँ जहाँ पे करते जाओगे, जैसे जैसे चीज़ों को पे करते जाओगे क्लाउड सर्विसेज में, आपका सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी, सिंप्लीफाइड ऑपरेशन, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर ही मिल रहा है, आपको टेंशन नहीं है सर्वर की और ये चीज़ों की, बाकी चीज़ों की कि भाई सर्वर डाउन होगा, डाटाबेस कहाँ पड़ा है, कैसे मैनेज हो रहा है, नथिंग, ईच एंड एवरीथिंग उनकी हेडेक है। अच्छा, ये जो है वो एक टॉपिक यहाँ पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट जो है सर्वर अप्लायंस अप्रोच। अब ये पुरानी जो अप्रोच थी कि अप्लायंस इज़ अ डिवाइस डिज़ाइन स्पेसिफिक पर्टिकुलर टास्क, किसी टास्क के लिए एक टास्क के लिए स्पेशल बनी होती थी डिवाइसेस, जनरल पर्पस यहाँ स्पेशलाइज्ड। तो ये वी कुड बिल्ड अ सर्वर यूजिंग अ जनरल पर्पस हार्डवेयर विद स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पैकेज, यानी हम जनरल पर्पस हार्डवेयर को, किसी भी कंप्यूटर को हम पकड़ के सर्वर बना सकते हैं। उसको सिर्फ उस स्पेसिफिक जो है वो किसी भी एप्लीकेशन के लिए, यानी आप अपने घर के कंप्यूटर को उठाओ, उसको एक उस पर सर्वर इंस्टॉल करो, वर्चुअल मशीन बनाओ, उसको अंदर यहाँ लिनक्स इंस्टॉल कर लो और उस पर आप अपनी वेबसाइट होस्ट कर लो, वो जनरल पर्पस बन जाएगा। यानी आपने उस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया आम हार्डवेयर के ऊपर। However, there are significant benefit in using device designed to do one task very well. लेकिन ये तो आपका एक, मैंने जो एग्जांपल दी कि आप अपने घर में बैठे हुए कंप्यूटर को आप बना लो इसको सर्वर, वो तो ठीक है, लेकिन उसकी रिसोर्सेज तो नॉर्मल होंगी। वो 4i3 होगा, 2 GB 4 GB 6 GB रैम होगी। वो एक जनरल पर्पस था, उसको आपने एक जो है सर्वर क्रिएट कर लिया। लेकिन जो चीज़ आपकी डिज़ाइंड है उस काम करने के लिए, वो फिर उसके बेनिफिट अलग होंगे। उसका काम ही यही है। जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं और नॉर्मल कंप्यूटर जो हैं उनमें फ़र्क है। प्रोसेसर जो आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, जो नॉर्मल यूज़र के लिए है, वो ओवर है। जो सर्वर में यूज़ होते हैं, सॉरी, जो सर्वर में प्रोसेसर, हार्डवेयर, हार्ड डिस्क और रैम यूज़ होती है, वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है उसके। ठीक है, उसमें फ़र्क होता है। तो वो यही चीज़ बताना चाह रहे हैं। कंप्यूटिंग एरिया जो होते हैं वो ये हैं कि फ़ाइल सर्वर, आपकी जो फाइल पड़ी होंगी, वेब सर्वर, अप्लाइंसेस, यानी जो आपकी जो वेब सर्वर, जो आप पीछे आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करते आए हो, वो वेब सर्विस अप्लाइंसेस होती हैं। फिर ईमेल अप्लाइंसेस, यानी आपको ईमेल सर्विस जितनी आपकी चल रही होती है वो सर्वर से ही चल रही है ना। आप हॉटमेल यूज़ कर रहे हो, आप जीमेल यूज़ कर रहे हो, आप याहू यूज़ कर रहे हो, वो ईमेल अप्लाइंसेस, ईमेल सर्विसेज होती हैं उसकी। ठीक है, फिर DNS DHCP अप्लाइंसेस, जी आपने पहले ये कोर्स में पढ़ा होगा। DNS होता है डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, उसका भी आपकी अप्लाइंसेस होती है और सो ऑन। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे अप्लाइंसेस में करते हैं कि अब सर्वर अप्लाइंसेस ब्रिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर इन वन बॉक्स। जब आपको सॉफ्टवेयर सर्वर की रिक्वायरमेंट है, यानी आपको एक सर्वर चाहिए अप्लाई यूज़ करना है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होंगी? हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, आर्किटेक्चर चाहिए, इंजीनियरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला हार्डवेयर चाहिए, फिर परफॉर्मेंस फाइन ट्यूनिंग, यानी परफॉर्मेंस उसकी बेस्ट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपर्ट्स,
एक्सपर्ट्स का एक्सपीरियंस उसमें होना चाहिए। कंपैटिबल सॉफ्टवेयर पैकेजेस, ये कंपैटिबल सॉफ्टवेयर पैकेजेस का ये मतलब है कि वो आपके सिस्टम के साथ कंपैटिबल भी हों। ये ना हो कि आप लिनक्स का इंस्टॉल किया हो, आपने लिनक्स इंस्टॉल किए और आप जो है वो सॉफ्टवेयर पैकेजेस विंडोज़ के कर रहे हो, या आपने विंडोज़ की हो तो आप सॉफ्टवेयर पैकेजेस लिनक्स के यूज़ कर रहे हो, तो दोनों कोलाइड कर जाएंगे। फिर इंटीग्रेशन, आपस में इंटीग्रेशन जो है उनकी स्ट्रॉन्ग हो, यूनिफाइड मैनेजमेंट, इकट्ठे होकर सारी मैनेजमेंट कर रहे हो। तो ये अप्लाइंसेस है सॉफ्टवेयर सर्वर। बेसिकली अप्लाइंस जो है वो हम सर्वर की जो सर्विसेज हैं हम उसको कह रहे हैं, ठीक है। ये रिड्यूस कर देता है आपकी रिसोर्सेज को, टाइम टू सर्विस, यानी सर्विस देने में जो भी आपने सर्विस लेनी है या देनी है आपने, उसकी टाइम जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। लेस एक्सपर्टीज़ कम लगती हैं। स्पेशलाइज फीचर, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटीज़, ये आपके सारी जो है वो इसके साथ बेनिफिट आ जाते हैं। आप इसको एज इट इज़ रीड करेंगे ना, जब मैं जो चीज़ें आपको बातें बता रहा हूँ, आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ और जो मैं बता रहा हूँ आपको। जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारी रियल लाइफ आपको दे रहा हूँ ताकि आप उससे समझ सकें। अब सर्वर सिलेक्शन एस्पेक्ट, सर्वर को आप अभी का, आप फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में गए, आपने सर्वर सेलेक्ट करना है, कैसे करेंगे? अब उसके क्या क्या लवाजमात होते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए। हार्डवेयर देखोगे, यूज़र देखोगे, उसे इस्तेमाल किसने करना है, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी आप देखोगे, ओएस एंड मैनेजमेंट के कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें आपका जो है वो यूज़ होना चाहिए सर्वर के ऊपर। ये सारी चीज़ें बीइंग एंड नॉर्मल यूज़र नहीं, बीइंग अपने आप को सोचें कि आप आईटी जो है उसके जो है आप एज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंटेटिव है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको माइंड में लेके चल रहे हैं। तो उसके हिसाब से नॉर्मल यूज़र को डजन नीड एनीथिंग अबाउट के नेटवर्क क्या है, सिक्योरिटी और नेटवर्क का थोड़ा कंसर्न होगा, लेकिन उसको हार्डवेयर का कंसर्न नहीं है, उसको ओएस का कंसर्न नहीं है, उसको सामने जो एप्लीकेशन चल रही है उससे कंसर्न है, वो चलती है कि नहीं चलती, ठीक है। तो ये आपका है लेवल ऑफ रिडक्टेंसी, डाटा इंटेग्रिटी, हॉट स्वैप कंपोनेंट, यानी आप किस तरह से स्ट्रक्चर आप चाहते हो। या आगे मैं आपको बताता हूँ कि रिमोटली मैनेजिंग सर्वर, आप रिमोटली मैनेज करना चाहते हो कि इन हाउस करना चाहते हो। रिमोटली आप वर्चुअल सर्वर जिसको कहा जाता है कि आपका सर्वर कहीं और पड़ा है, आप उसको कहीं और से बैठ के मैनेज करते हो, ये रिमोटली मैनेजिंग होती है, ठीक है। या आप नॉन इंटीग्रेटेड जो है आपका, यानी वो आपके पास पड़ा होता है, आप उसी को ही जो है, जैसे मैंने बताया कि आप घर में सर्वर बना लेते हैं या ऑफिस में सर्वर मशीन लेते हो, वर्क स्टेशन जिसको बोलते हैं, मैंने ऊपर वर्क स्टेशन यहाँ पर ये वर्ड लिखा है वर्क स्टेशन कहा जाता है उसको, डेडिकेटेड सर्वर या वर्क स्टेशन बोला जाता है, जिसको आप लेके आप बैठ के अपने पास जो है। लेकिन उसको सर्वर की एक चीज़ जो है ये रिमोटली मैनेजमेंट या सर्वर में, अभी हम आगे बात भी करेंगे कि सर्वर को 24/7 अप रखना पड़ता है, वो बंद नहीं होता। आप नॉर्मल कंप्यूटर को घर में बंद कर देते हो, जब यूज़ किया, गेम खेली, स्टडी की, उसके बाद बंद कर दिया। लेकिन जो आपका सर्वर होता है ये 24/7 आप होता है, ये बंद नहीं होता, ठीक है। ये सारी बातें आप इसमें जो है वो पढ़ते चले जाएंगे। अदर सिस्टम में नेटवर्क होस्ट है, एडमिन है, आइसोलेटेड नेटवर्क को आइसोलेट कर दिया गया, अलग अलग करके जो है वो दिखा रहा है ये आपको कि किस तरह मैनेज हो रहा होता है। रिमोट पावर साइकिल, रिमोट कंसोल विद आईपी, ये सारी वो बातें जो थोड़ी बहुत आपको एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकती हैं, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट को समझना है, ये चीज़ें तो आपकी, आप उसको जस्ट रीड आउट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क की कुछ करैक्टरिस्टिक हैं, आप इनको याद करते हैं। स्टैटिक एंड स्टेबल एंड स्टैटिक, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी, डेडिकेटेड, सेपरेशन, सिंपलिसिटी एंड अवेलेबिलिटी। हर वक्त अवेलेबल होना, मैंने आपको बताया है वो चीज़ बात कि ये हर वक्त अवेलेबिलिटी इसकी होनी चाहिए। शुड बी ऑलवेज अवेलेबल, इम्यून टू आउटेज, यानी ये ना हो कि उसकी सर्विसेज जो है वो चलता चला जाए तो वो 5 दिन बाद जवाब दे जाए सर्वर कि भाई मेरे अंदर और नहीं कैपेसिटी, तो उसको रिकवर करने की भी होनी चाहिए। यानी आप एक जगह पे रिसोर्सेज अगर एक सिस्टम पे यूज़ कर ली हैं, वो रीअसाइन हो जाए किसी और को। ये ना हो कि वो जब एक दफ़ा यूज़ हो गई हैं, बस वो रैम यूज़ हो गई तो यूज़ होगी, दोबारा फ्री नहीं हुई, ठीक है। ये भी चीज़ में अवेलेबिलिटी में आता है कि अगर आप, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर 8 GB रैम है
वो 8 GB की 8 GB पूरी यूज़ हो जाएगी तो सिस्टम आपका चलेगा कैसे? नहीं ना चलेगा सिस्टम, या तो वो हेल्ड होगा, स्टक होगा बार बार, या वो बंद हो जाएगा। तो ये अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। स्टेबल एंड स्टैटिक सर्विस नेटवर्क आर मोर डायनामिक होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए कभी भी, यानी वो विद द टाइम ग्रो करना चाहिए, एक्सपैंड होगा ना। जाहिर सी बात है, कोई भी आपकी वेबसाइट है, कोई भी आप चीज़ ऑनलाइन में यूज़ कर रहे हो, वो विद द टाइम ग्रो ही होती है। आप यूज़ करते हो, यूज़र आपकी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, उस पर आते हैं, एक आएगा, 100 आएगा, 10,000 यूज़र आएंगे, 50,000 आएंगे। वो जब जब आते जाएंगे आपके रिसोर्सेज जो है एक्सपैंड होना, आपको ज़रूरत होगी। तो आपने ये चीज़ें, सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि जब आपने एक सर्वर को, आपने सर्विस लेनी है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। रिस्पांस टाइम चाहिए, क्रिटिकल सर्वर, उसकी मेंटेनेंस जो है वो लोएस्ट लेवल पे होनी चाहिए, रिडक्टेंट सर्वर, ज़्यादा सर्वर होनी चाहिए, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद आईटी वेंडर्स टू मेंटेन द, जो आपका सर्वर प्रोवाइडर हो वो मैनेज कर रहा हो, ठीक है। ये ना हो कि आप ही को सारी चीज़ें बार बार जो है वो मैनेज करनी पड़ी। फ्लेक्सिबल रिस्पांस टाइम, ये क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल में डिफरेंस आपको बताया गया है कि उसके अंदर रिस्पांस टाइम फ्लेक्सिबल होता है, नॉन क्रिटिकल में इसमें फ्लेक्सिबल नहीं होता। इसमें लो लेवल मेंटेनेंस होती है, डिफ़ॉल्ट मेंटेनेंस इसके अंदर, जो नॉन क्रिटिकल में डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो ये इस सारी बातें रिस्पांस टाइम के हिसाब से हम क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल सर्विस के बारे में बात करें। स्पेयर पार्ट्स, ये बातें सारी आप जो है इसको जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। मैं आपको जो आपको बताने वाली है। अच्छा, अब उसने ये एक और बात कही है कि जब भी आप अपना सर्वर सेलेक्ट करें तो ऐसे वेंडर से लें जिसका कोई मार्केट में एक्सपीरियंस हो। फ्रेश वाले से कभी सर्वर बाय ना करें, तो आपको इश्यूज क्रिएट आएंगे। आपको सर्वर जो है, जब एक्सपर्ट होगा ना, वो जानता है, वो कोई भी ट्रबल शूट करनी होगी तो वो ट्रबल शूटिंग करके इजीली एरर फाइंड करके आपको सोल्व कर देगा। लेकिन जो फ्रेश, अगर वो इसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, जो भी वेंडर आपको सर्वर प्रोवाइडर है, जो आपको सर्विस दे रहा है, क्योंकि आप अपना, मैंने बताया कि अपना सर्वर जो है वो मैनेज करना, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ आपको पता ही है, चैलेंजेस आपको फेस होंगे। तो आप जब आप सर्विस बाय करें तो ऐसी कंपनी से करें जो ऑथेंटिक हो और जो एक्सपीरियंस वाली हो, ठीक है। यहाँ तक आपका जो वीक नंबर 7 मुकम्मल हो जाता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ईच एंड एवरी थिंग के डेप्थ में लेके जा सकूँ, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो है वो बीइंग अ स्टूडेंट मैंने आप पे छोड़ी हैं, ताकि आप उसे रीड आउट करके खुद से भी कुछ एक्सप्लोर करें। मेरा हमेशा टीचिंग मेथड जो भी मैंने आपको पढ़ाया, मैं हमेशा स्टूडेंट को एक आइडिया देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट देता हूँ और एक प्लेटफॉर्म पाथ देता हूँ कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ है। अब आगे आपने करना है, आप अगर कर लेंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर ये आपके लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे, अच्छे एग्ज़ाम के लिए तैयारी, या आपने इन फ्यूचर जॉब के लिए जो ये चीज़ें सीखनी होंगी उसके लिए उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतरीन रंग में इसको तैयार करेंगे। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वह इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन रंग में तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।